पल्लवी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय की चुस्की के साथ हम लेकर आते हैं हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छल का इतिहास रखने वाले फैला रहे हैं कृषि सुधार कानूनों पर भ्रम। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ देश में जगह जगह हो रहे किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर विपक्षी दलों पर हमला करते हुए सोमवार को कहा कि छल का इतिहास रखने वाले लोग नए ट्रेंड के तहत पिछले कुछ समय से सरकार के फैसले पर भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के खजूरी गांव में 6 लेन मार्ग चौड़ीकरण के लोकार्पण अवसर पर संबोधित करते हुए कहा, पहले सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हमें नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम और आशंकाएं फैलाकर उसको आधार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार किया जाता है कि फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा। फिर कहते हैं कि ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है कि यह वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। मोदी का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब हाल ही के कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसान देश में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा, जिन किसान परिवारों को अब भी कुछ चिंता है, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। आज जिन किसानों को कृषि सुधारों को लेकर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन सुधारों का लाभ पाकर अपनी आय बढ़ाएंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है। मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकारों पर प्रहार करते हुए कहा कि एमएसपी तो घोषित होता था लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया है। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन ये छोटे और सीमांत किसानों तक ही पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वह खुद मानते थे कि 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बिना ही उन पर आरोप लगाए। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए दिया न्योता। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों का पक्ष जानने के लिए सरकार ने एक बार फिर कदम उठाया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने नए कृषि कानूनों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए किसानों को 1 दिसंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि सर्दी और कोरोना को देखते हुए सरकार ने 3 दिसंबर के बजाय 1 दिसंबर को बातचीत के लिए किसानों को शाम 3 बजे विज्ञान भवन में बुलाया है। हालांकि इससे पहले सोमवार को दिन में प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि वे निर्णायक लड़ाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी आए हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी किसानों को बातचीत का प्रस्ताव दे चुके हैं। आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली में सोमवार को भी यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली यातायात पुलिस ने सोमवार सुबह ही लोगों को सिंधु और टिकरी बॉर्डर के बंद रहने की जानकारी देते हुए अन्य मार्ग से जाने को कहा। उसने ट्वीट किया कि सिंधु बॉर्डर दोनों ओर से बंद है, कृपया दूसरे मार्ग से जाए। मुकरबा चौक और जीटी के रोड पर यातायात परिवर्तित किया गया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, दिल्ली में 800 रुपए में होगी कोरोना संक्रमण की आरटी-पीसीआर जांच। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कोरोना संक्रमण की जांच कराने के लिए अब दिल्ली वालों को आरटी-पीसीआर जांच के केवल 800 रुपए का शुल्क देना होगा। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को दरों में कमी के लिए कहा। अब तक इस जांच के लिए सभी मरीजों को 1200 रुपए का शुल्क देना पड़ रहा था, अब इसके लिए 800 रुपए देने होंगे। हालांकि यदि किसी व्यक्ति के घर से जांच का नमूना लिया जाएगा तो इसका शुल्क 1200 रुपए ही देना होगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को ट्वीट कर इन दरों को कम करने के लिए कहा था। इन आदेशों के बाद देर शाम दिल्ली सरकार के प्रधान स्वास्थ्य सचिव विक्रम देव दत्त ने तय किए गए शुल्क के आदेश जारी किए।
आदेश में कहा गया है कि सभी संस्थान नमूने की जांच केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए लेंगे। दिल्ली सरकार ने सभी केंद्र पर नए शुल्क की जानकारी देने के आदेश दे दिए हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है राजस्थान की भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का कोरोना से निधन। राजस्थान की पूर्व मंत्री व भाजपा की वरिष्ठ विधायक किरण माहेश्वरी का रविवार देर रात निधन हो गया। वह कोरोना से संक्रमित थी और गुरुग्राम के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उदयपुर सीट से लोकसभा सांसद रही माहेश्वरी राजसमंद से तीसरी बार विधायक थी। पार्टी सूत्रों के अनुसार कोरोना संक्रमित होने के बाद वह कई दिन से गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती थी, जहां रविवार देर रात उनका निधन हो गया। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित देश प्रदेश के तमाम नेताओं ने माहेश्वरी के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने माहेश्वरी के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ। एक सांसद, विधायक और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। इसी के साथ ही राजस्थान की भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी जी को हमारी एबी स्टार न्यूज की पूरी टीम श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इसी के साथ ही बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है दिल्ली में 71 साल में सबसे ठंडा रहा नवंबर। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दिन को मिलाकर पूरे महीने का औसतन न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री रहा, जो इससे पहले 1949 में रहा था। नवंबर का सबसे कम औसत तापमान 1930 में था, जो 8.9 डिग्री था। उसके बाद 1931 में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सन 1938 में 9.6 डिग्री सेल्सियस था। इस साल नवंबर के सबसे ठंडे दिनों की संख्या 4 रही। सबसे कम 6.3 डिग्री सेल्सियस 23 नवंबर 2020 को दर्ज किया गया। अनुमान के मुताबिक इस साल का दिसंबर सबसे ज्यादा कपकपाने वाला होगा। इस साल दिसंबर में ठंड अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, यानी दिसंबर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिसंबर में सर्दी का रिकॉर्ड टूट सकता है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है भारत के बैंकों की पूंजी में गिरावट आएगी। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा कि अगले 2 साल के दौरान उभरते हुए एशियाई क्षेत्र के बैंकों की पूंजी में कुछ गिरावट आएगी। नया निवेश नहीं मिलने पर इस दौरान भारत के बैंकों की पूंजी सबसे अधिक घटेगी। मूडीज की सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि उभरते बाजारों के बैंकों के लिए संपत्ति की अनिश्चित गुणवत्ता सबसे बड़ी चुनौती है। वही आपको बता दें, चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में आएगी 9% की गिरावट, ऐसा कहना है S&P का। जी हाँ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में 9% गिरावट आने का पूर्वानुमान सोमवार को बरकरार रखा। एजेंसी ने कहा कि वृद्धि को लेकर जोखिम कम होने की उम्मीदें हैं, लेकिन वह कोविड संक्रमण के स्थिर या कम हो जाने को लेकर अधिक संकेतों का इंतजार करेगी। S&P ने कहा, हमारी 2020-21 में जीडीपी में 9% गिरावट और 2021-22 में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, सरकार ने बुलाई कोरोना पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि संसद के दोनों सदनों में पार्टियों के नेताओं को शुक्रवार सुबह 10:30 पर होने वाली ऑनलाइन बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि संसदीय कार्य मंत्रालय बैठक के लिए समन्वय कर रहा है और संसद के दोनों सदनों में पार्टियों के नेताओं से संपर्क कर रहा है।
सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से वह दूसरी बार है जब सरकार ने कोरोना से उत्पन्न हालात पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सहित सरकार के शीर्ष मंत्रियों की बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। सर्वदलीय बैठक में ऐसे समय हो रही है जब दिल्ली में कोरोना से संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर संसद के शीतकालीन सत्र को बजट सत्र से मिलाने की उम्मीद की जा रही है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, देश भर में 2026 तक होंगे 5G के 35 करोड़ उपयोगकर्ता। आज जाते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। प्रमुख दूरसंचार कंपनी एरिक्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 2026 तक 3.5 अरब 5G कनेक्शन होंगे, जबकि भारत में इनकी संख्या करीब 35 करोड़ होगी। एरिक्सन के नेटवर्क समाधान के प्रमुख नितिन बंसल ने कहा कि यदि स्पेक्ट्रम नीलामी अगले साल की शुरुआत में हो गई तो भारत को उसका पहला 5G कनेक्शन 2021 में मिल सकता है। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब लोग, जो वैश्विक आबादी का 15% हिस्सा है, उनकी 5G कवरेज तक पहुंच है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक दुनिया की 60% आबादी के पास 5G सेवाओं तक पहुंच होगी और उस समय तक 5G ग्राहकों की संख्या बढ़कर 3.5 अरब होने का अनुमान है। भारत में 5G ग्राहकों की संख्या उस समय तक 35 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी, जो कुल मोबाइल उपयोगकर्ताओं का 27% हिस्सा होगा। बंसल ने कहा कि 5G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की घोषित समय सीमा के अनुसार भारत को उसका पहला 5G कनेक्शन 2021 में मिल सकता है। वहीं आपको बता दें, भारत की घरेलू ब्रॉडबैंड खंड का विस्तार कमजोर बुनियादी ढांचे, कार्यान्वयन की बाधाओं और भारी निवेश की जरूरतों के चलते वर्षों से बेहद कमजोर रहा है। हालांकि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ जियो के प्रवेश से इस बाजार में मौजूद अवसरों की ओर सभी का ध्यान गया है। मोतीलाल ओसवाल की द होम ब्रॉडबैंड प्ले शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार में क्षेत्रीय और बड़ी कंपनियों दोनों के लिए अवसर है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, मोदी ने टीका बना रही 3 कंपनियों के साथ बैठक की। आइए जाते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के टीके को विकसित कर रही और उसका विनिर्माण कर रही 3 टीमों के साथ सोमवार को एक ऑनलाइन बैठक की और कहा कि लोगों को कोविड-19 टीके के प्रभावी होने समेत इससे जुड़े अन्य मामलों को सरल भाषा में सूचित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार मोदी ने कंपनियों से विनियामक प्रक्रिया पर सुझाव देने की बात कहते हुए संबंधित विभागों को मुद्दे सुलझाने के लिए उनके साथ काम करने की भी सलाह दी है। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को सुझाव दिया कि उन्हें विनिर्माताओं के साथ जुड़ना चाहिए और परेशानियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि देश और पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन कंपनियों द्वारा किए जा रहे प्रयास सफल हो सके। ये 3 कंपनियां पुणे की जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और हैदराबाद की ही डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए टीका बनाने की दिशा में इन कंपनियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की है। बयान में कहा गया कि टीका विकसित करने के लिए विभिन्न मंचों की क्षमताओं पर भी चर्चा की गई। उसने बताया कि टीके को वितरित करने के लिए जरूरी साजो सामान, परिवहन, कोल्ड चेन आदि के संबंध में भी चर्चा की गई। बयान में कहा गया कि जिन संभावित टीकों पर भी चर्चा की गई वे सभी अलग अलग चरण में है और सभी से जुड़ी विस्तृत जानकारी और परिणाम अगले साल आने की उम्मीद है। मोदी ने शनिवार को अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की यात्रा भी की थी। उन्होंने इन शहरों में कोरोना टीके के विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की समीक्षा भी की थी। इसी के साथ ही बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, राजस्थान के निरुद्ध क्षेत्रों में दिसंबर तक पूर्णबंदी रहेगी। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। राजस्थान सरकार ने राज्य में बढ़ते
कोरोना विषाणु संक्रमण को देखते हुए निरुद्र क्षेत्रों में 31 दिसंबर तक फिर से पूर्णबंदी लागू करने और 13 जिलों में रात में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इन सभी 13 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान सभी बाजार, कार्यालय और वाणिज्यिक परिसर भी बंद रहेंगे। प्रमुख शासन सचिव की ओर से रविवार रात जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शैक्षणिक संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है पाकिस्तान ने सीमा पार अग्रिम चौकियों पर की गोलाबारी। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की और मोर्टार से हमले किए। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि अपराह्न लगभग 3:10 पर पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। इस दौरान पुंछ जिले में शाहपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई और भारी मात्रा में मोर्टार से हमले किए गए। प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान ने कठुआ जिले के पंसार, करोल कृष्ण और गुरनाम सीमा चौकियों पर रविवार रात 9:40 पर भी गोलीबारी की, जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों ओर से देर रात 3:10 तक गोलीबारी होती रही। इस वजह से सीमा के करीब गांव में रहने वाले लोगों को भूमिगत बंकरों में रात गुजारने को मजबूर होना पड़ा। भारत की तरफ से किसी के हताहत होने की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर में हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़ों के बारे में। 24 घंटे में कोरोना से 108 लोगों की जान गई है। आइए जानते हैं आंकड़ों के बारे में विस्तार से। कोरोना संक्रमण से हुई मौत के आंकड़े में एक बार फिर से उछाल देखा गया है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से हुई मौत का आंकड़ा बढ़कर 108 तक पहुंच गया है। हालांकि संक्रमण की दर में कमी आई है। सोमवार को कोरोना संक्रमण की 3,726 नए मामलों को दर्ज किया गया है। रविवार को 24 घंटे में 68 मौत लोगों की हुई है और 4,906 मामले सामने आए थे। 24 घंटे में दिल्ली सरकार ने 50,670 कोरोना संक्रमण जांच की थी। इस दौरान कोरोना संक्रमण की दर 7.35% व मृत्यु दर 1.91% दर्ज की गई। अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 32,885 हो गए हैं और इस समय 20,456 मरीजों का इलाज घर में एकांतवास में चल रहा है। इस समय दिल्ली में सील क्षेत्रों की संख्या 5,552 पहुंच गई है। सोमवार को 5,824 मरीज ठीक हुए हैं और अपने घरों को वापस लौट गए हैं। इस समय अस्पताल में 8,098 कोविड केयर सेंटर व 465 कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती हैं। अभी दिल्ली में मरीजों के लिए बिस्तरों की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में अब तक 62,88,065 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। 24 घंटे में 26,645 RT-PCR जांच व 24,025 एंटीजन जांच की गई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 57,374 लोग संक्रमित हुए हैं और 5,28,315 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक यह बीमारी 9,174 लोगों की जान ले चुकी है। तो इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीएस स्टार न्यूज। नमस्कार।